गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जीके का, तो ये सिर्फ जीके का प्रैक्टिस है, जिसमें से मैंने पिछला वाला वीडियो जनरल साइंस का वीडियो अलग सेक्शन से अपलोड करूंगा, और ये जीके का अलग सेक्शन से रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। तो साइंस का एक अलग वाला वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें से सिर्फ साइंस का रहेगा, जो आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। तो साइंस का फर्स्ट प्रैक्टिस अपलोड कर दिए हैं, तो जो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। और ये आरआरबी, एनटीपीसी का जीके का सीरीज ये 30 नंबर रहेगा, तो जिसमें से 12 आपको अपलोड कर देगा, मतलब कर दिया हूँ। तो जो को भी आरआरबी, एनटीपीसी का जीके जीएस वाला सीरीज नहीं देखे हैं, तो वो 12 अपलोड कर दिया। तो आज का ये 13 वाला सीरीज रहेगा, जिसमें से जीके का से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन के साथ आपको पता ही होगा, जो मेरे चैनल पे पढ़े हैं उसके साथ क्या था, क्वेश्चन के साथ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ताकि एक क्वेश्चन आए तो उसमें से क्या आप उसको अधिक से अधिक कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन को भी छूटे ना। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा स्पीड में करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोगों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र कौन सा था? तो बताइएगा, ऋग्वेद में कौन सा नदी का जिक्र किया गया था? चलिए, तो इसमें से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। ठीक है, तो याद रखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। चलिए आगे एक और बताइए, आप जानते हैं थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में। सिंधु, सिंधु से क्या है, सबसे ज्यादा उल्लेखनीय नहीं था, और यह सबसे क्या है, सबसे प्रमुख नदी क्या है? सरस्वती। तो याद रखिएगा, सिंधु का ज्यादा उतना नहीं है, पर सरस्वती सबसे प्रमुख नदी। ठीक है, इसमें से कभी कभी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किसको सबसे ज्यादा बार मतलब कि बोला गया। तो देखिए यहाँ पे गंगा नदी का क्या है, एक बार उल्लेख है, तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यमुना नदी को 3 बार उल्लेख किया गया है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमें कभी पूछता है कि कितना बार किसको उल्लेख किया गया, तो ये पूछ सकता है। ठीक है, और कृष्णा नदी का 0 बार उल्लेख किया गया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 नंबर करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, पहला बोध गया, ऑप्शन में लुम्बिनी, ऑप्शन में वैशाली, ऑप्शन में पाटलिपुत्र। आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी फास्ट में करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका हो गया लुम्बिनी, तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, आप जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानते हैं। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। तो याद रखिएगा, जो वर्तमान कहाँ है? नेपाल में। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, नेपाल में है। ठीक है, उनके पिता कौन सा? शाक्य वंश। याद रखिएगा, शाक्य वंश के कौन सा राजा? शुद्धोधन के। और माता का नाम महामाया। देखिए गौतम बुद्ध का यदि डिटेल में पढ़ना है, तो मैंने डिटेल का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो वहां से आप लोग इसका पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। बस इसमें से कुछ कुछ की पॉइंट दे दिए हैं। ठीक है, उसका डिटेल पढ़ना है तो वहां से जाकर देख लीजिएगा, हिस्ट्री वाले में। ठीक, प्ले लिस्ट में। माँ का नाम महामाया। ठीक है, उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। याद रखिएगा, बचपन का नाम सिद्धार्थ। और उन्होंने शिक्षा जब प्राप्त किया, तो उसके बाद क्या, उसके शादी किसके साथ? यशोदा के साथ होता। तो ये भी रखिएगा, यशोदा, उसी का नाम बिम्पा, उसी का नाम गोपा, यही रहता है। ठीक है, और उसका साथ उसका जो बेटा होता है उसका नाम रहता है राहुल। तो इतना नॉर्मल जो की पॉइंट है ये मैंने आपको दे दिया हूँ, और इसका डिटेल पढ़ना है तो वहां देख लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मगध, मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? तो बताइए बुद्ध का समकालीन शासक कौन सा था मगध के? चलिए, अजातशत्रु, बिम्बिसार, महापद्मनंद नंद, और ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिम्बिसार। तो कौन सा? बिम्बिसार। याद रखिएगा आप लोग, बिम्बिसार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो बिम्बिसार हो जाएगा, जो बुद्ध के समकालीन था। चलिए अब बिम्बिसार के बारे में थोड़ा सा, मगध के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं क्या है। देखिए जो इसमें क्वेश्चन करवा देते हैं, जैसे कुछ की पॉइंट छूट जा रहा है, तो वो नेक्स्ट जब वीडियो आएगी ना, तो उसमें इससे रिलेटेड जितना भी बनेगा वो आपको करवा देते हैं। ठीक है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा की पॉइंट देते हैं। ठीक है, चलिए, तो मगध में कितना टोटल 16 जनपद है। तो याद रखिएगा, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन था? मगध। बहुत ज्यादा बड़ा साम्राज्य था, तो ये मगध था। ठीक है, यहाँ पे देखिए शासन करने वाला सबसे था, जिसमें से अब बोलेगा मगध में कौन कौन सा, तो सबसे पहले हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, ये 3 वंश। तो कभी एग्जाम में पूछ देता है सीरीज में, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, भारत में सितार के उस्ताद, सितार क्या है, मास्ट्रो के रूप में किसे जाना था? बताना सितार के लिए किसे किसे जाना जाता है। पहला है महर्षि पतंजलि को, ऑप्शन पंडित रविशंकर जी को, ऑप्शन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और ऑप्शन है सितारा देवी। तो बताइए सितार के रूप में, सितार उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या? पंडित रविशंकर। तो याद रखिएगा आप लोग,
ऑप्शन नंबर बी पंडित रविशंकर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए गौतम बुद्ध का जन्म तो बता दिए लुम्बिनी में हुआ था, तो लुम्बिनी तो ऐसे कट गया। आपके पास 3 ऑप्शन बचता है कि पहला ऑप्शन श्रावस्ती, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन बी लुम्बिनी। तो बताइए गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर। तो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुआ। तो याद रखिए आप लोग, कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई है, ठीक है। चलिए जन्म जान जाते हैं, लुम्बिनी में होता है। वर्तमान कहाँ? नेपाल में है। उनका पिता का नाम शाक्य वंश का कौन सा? शुद्धोधन। तो पिता का नाम शुद्धोधन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ का नाम है महामाया, याद रखिएगा महामाया। उनका नाम था बचपन का सिद्धार्थ, ठीक है, गौतम बुद्ध का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ, उनका जो पत्नी का नाम है बिम्पा, गोपा, ये सब याद रखिए, यशोदा याद है, और उनका पुत्र का नाम था राहुल। तो इतना ही आप लोग याद रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कितनी? 80 वर्ष। तो याद रखिएगा 80 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे होती है? कुशीनगर। अभी जस्ट बताए थे, तो कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर कहाँ है? ये यूपी में है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में भी है? तो ये यूपी का डोडरिया डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे मतलब क्या महापरिनिर्वाण, जो मृत्यु जो होती है तो उसको क्या होता है? महापरिनिर्वाण, मतलब अपना आत्मा को त्याग कर देना, तो महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये है महाभिनिष्क्रमण किसको बोलता है? जब घर त्याग कर देता है, तो ये भी याद रखिएगा। उसको भी वो बोलेगा। फिर ये घोड़ा का नाम होता है तो कंथक। तो ये सब सारा बहुत सारा है जो मैंने डिटेल में वीडियो बताया हूँ, तो देख लीजिएगा। फिर बोलता है धर्मचक्र परिवर्तन, जो पहला उद्देश्य देता है तो धर्मचक्र परिवर्तन होता है। तो ये सब बहुत सारा डिटेल में, तो डिटेल में देंगे। ये सिर्फ एमसीक्यू है, तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए भारत का प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया था? आपको बताना सत्यमेव जयते किससे लिया गया था। पहला रामायण, ऑप्शन मुंडकोपनिषद, ऑप्शन में ऋग्वेद, ऑप्शन में शतपथ ग्रंथ या ब्राह्मण से, बताइए। तो मुंडकोपनि मतलब कि किससे लिया गया था? सत्यमेव जयते ये लिया गया था मुंडकोपनिषद से। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो याद रखिएगा किससे लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब जब वेद के बारे में आया तो वेद का भी वीडियो अपलोड किया था, ये हम थोड़ा-सा आपको देते हैं। तो देखिए वेद में कितना 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। टोटल वेद की संख्या 4 होती है। चलिए जैसे ऋग्वेद में थोड़ा-सा बेसिक, ऋग्वेद में क्या है? देवताओं, मंत्रों, उपासना का वर्णन है। तो क्या है ऋग्वेद में? और ये सबसे प्राचीन वेद है, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद, ठीक? जिसमें देवता, मंत्र और प्रार्थना के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है? अगला देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों की विधि के बारे में वर्णन, तो यज्ञ के बारे में, विधियों के बारे में यजुर्वेद, ठीक है। अगला है सामवेद। सामवेद में क्या? संगीत का वर्णन है, तो संगीत का वर्णन सामवेद में, ठीक है। अगला अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या? अंधविश्वास, जादू टोना, छल कपट, बीमारी के उपचार आदि के बारे में क्या है? अर्थवेद में है। तो इसमें जितनी भी नेगेटिव चीज होता है ना, जादू टोना, ये सब जितनी भी होती है, ये सब अर्थवेद में किया जाता है। तो इतना नॉर्मल आपको बेसिक इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालोबनिस, याद रखिएगा, महालोबनिस के विचार पर आधारित है? पहला है पंच चतुर्थी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन में तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना महालोबनिस के आधार पर है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी द्वितीय। तो कौन सी महालवनिक के आधार पर द्वितीय? और यह कब होता था? देखिए पहला पंचवर्षीय योजना कब होता था? 1951 से लेकर 56 के बीच में होता, ठीक है। तो यह 56 के बाद स्टार्ट होता है, तो 56 से बाद स्टार्ट होता है, तब तक कंटिन्यू है। ये महालवनिक, आप प्रथम बोलेगा तो हेरोडोटस, तो याद रखिए याद रखिए हेरोडोटस, बहुत ज्यादा पूछा है, हेरोडोटस, याद रखिएगा। तो हेरोडोटस, ठीक है, याद रखिएगा हेरोडोटस, तो याद रखिएगा। इसके बाद डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, जैसे तीसरा पंचवर्षीय योजना में अलग अलग होता है, भिलाई, बोकारो स्टील सिटी, तो ये योजना इसमें उद्योग को लेके जाता है, तो वो सब सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत के योजना आयोग किस वर्ष नीति आयोग में स्थापित किया गया? तो योजना आयोग, याद रखिएगा, योजना आयोग का नाम बदल के क्या नीति आयोग रख दिया था, ठीक है। तो याद रखिए योजना आयोग बदल के नीति आयोग, कब? 2016, 2015, 2018, 2017। तो कब बदल के नाम रखा था? कब किया था? 2015 में। तो याद रखिएगा 2015, ये मोदी सरकार के समय में, ठीक है। तो योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग, याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन लास्ट आज का हम लोग पर डे 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। पहला हिस्टोग्राफी, न्यूमोस्टो क्या है न्यूमोस्टोस्टिक्स, ऑप्शन एपिग्राफी, ऑप्शन में आर्कियोलॉजिस्ट। चलिए बताइए, तो सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी का है न्यूमोस्टैटिक्स। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सिक्कों का अध्ययन को ये कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए, तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आपको पता ही है क्या करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और जो कोई भी नए हैं यूट्यूब पे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तीनों के ना। और जितना हो सके अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ क्या आपके फ्रेंडों का भी हो सके। और ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल करेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।